नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी कक्षा 12 के भूगोल विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन अपने चैनल के माध्यम से। और बोर्ड परीक्षा में आपका 100% भूगोल विषय के अंदर जो अंक प्राप्त करने का लक्ष्य है, उसके लिए हमारी ओर से ढेर सारी बधाई कि आपको वो अंक प्राप्त हो। उसके लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं। अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे जो अपना भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था वाला जो बुक है, उसमें जल संसाधन जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर है। इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न, 1.5 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न, कुल मिलाकर के इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और नंबर जो है वो 5.5 नंबर का क्वेश्चन इस पाठ से आएगा, ठीक है। तो ज़रूर बोर्ड ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, तो ज़रूर देखें, पढ़ें। हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा दें, ताकि अपने चैनल का जो फ़ायदा है वो अधिक से अधिक बच्चों के पास में पहुंच जाए। थोड़ा सा गला खराब है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न अपनी सीरीज का। तो आज का पहला प्रश्न है जल संसाधन के वाले पाठ से, संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है। तो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें से 71% भाग पर जल है, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह का संपूर्ण पृथ्वी पर स्थलखंड कितना है, तो ये 100% में से 71 जल आ गया, तो शेष कितना बच गया, 29% भाग पर क्या है, स्थलखंड है, ठीक है ना। अगला है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है, तो वो है 3%। देखो, कुल 100 में से 97% भाग जो है ना वो लवणीय है। 97% भाग जो जल का है वो कैसा है, लवणीय है, ठीक है ना, पीने योग्य नहीं है, महासागरों सागरों में जमा हुआ है। 3% भाग जो है वो अलवणीय है, ग्लेशियर में है, हिमशिखरों में है, मीठे जल स्रोतों में है, संचित है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य की पहुँच में मात्र 1% पानी है। इसका भी मात्र 1% पानी जो मनुष्य की पहुँच में है। इसीलिए आने वाले समय में जल संकट बड़ा समस्या देश के सामने या विश्व के सामने बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। अगला है भारत का धरातल विश्व का कितना। भारत का जो स्थलखंड है, भारत का जो क्षेत्रफल जिसको अपन कहें, एरिया जो है भारत का, वो संपूर्ण विश्व के स्थलखंड का कितना % है, तो 2.45% है, ठीक है ना। 2.45% भूमि हमारे पास में है विश्व की भूमि की। विश्व में भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग है, तो जल संसाधन का 4% भाग है। विश्व में जितने जल रिसोर्सेज है उनका मात्र 4% भाग भारत के पास में। अब देखो जनसंख्या कितनी है, तीसरा प्रश्न जो बनता है इससे रिलेटेड वो है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो कुल विश्व की जनसंख्या का 16% भाग भारत में निवास करता है, ठीक है ना। कितना % भाग है, लगभग 16% भाग। ये बुक NCERT अपनी जो बुक है 12वीं क्लास की, उसमें 16% डाटा दिया गया है, तो अपने को वही से मानना है। 16% जनसंख्या विश्व की निवास करती है, ठीक है ना। भारत में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है, तो वर्षा से भारत में जो जल प्राप्त होता है वो है 4000 घन किलोमीटर। कितना है, 4000 घन किलोमीटर, ठीक है। जल के आयतन को घन किलोमीटर के माध्यम से अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न कि देश में वर्षण से प्राप्त कुल जल में से पुनः पूर्ति योग्य धरातलीय जल कितना है। दोबारा पुनर्भरण हो जाए उसका, वो है 1869 घन किलोमीटर जल। ये पुनः पूर्ति योग्य है, धरातलीय जल है, ठीक है ना। 2 तरह का जल सोर्सेज ले रखे हैं, एक तो धरातलीय जल, एक है भौम जल। धरातलीय जल धरातल के ऊपर नदी, झील, तालाब आदि में संचित जल धरातलीय जल की श्रेणी में रखा जाता है, नहर, ठीक है। और भौम जल के अंतर्गत वह जल आता है जिसकी अधोगति हो चुकी है और वो चट्टानों की शिराओं में संचित हो गया है भूगर्भ के अंदर, जिसको अपन ट्यूबवेल, नलकूप, कुआं आदि के माध्यम से खोद के निकालते हैं, ठीक है ना, वो भौम जल कहलाता है। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत है, नदियाँ, झील, तलैया, तालाब, ठीक है ना, ये सारी आती है इसमें। नदियाँ, झील, तलैया, तालाब सारी आती है। नहर भी कहें तो भी इसमें आ सकती है, ठीक है ना। देश में भौम जल का पुनः पूर्ति योग्य जल की मात्रा कितनी है, तो पुनः पूर्ति योग्य है 432 घन किलोमीटर। किसका, भौम जल का रिसाइकल हो सकता है, पुनर्भरण हो सकता है, ठीक है ना।
432 घन किलोमीटर। भारत के किन राज्यों में भूमजल का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है? तो जहां अधिक सिंचाई होती और गहन कृषि होती है मुख्य रूप से तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सर्वाधिक भूमजल का उपयोग हो रहा है। सबसे अधिक भूमजल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर हो रहा है। अगला प्रश्न है भारत के किन राज्यों में भूमजल क्षमता का सबसे कम उपयोग कर पाते हैं? कौन से राज्य से जिसमें भूमजल का सबसे कम उपयोग हो पाता है? तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल। यहाँ की भूमि पथरीली है, पठारी प्रदेश है, जल की अधोगति भी कम होती भी है तो उसको कठोर धरातल होने के कारण निकाल नहीं पाते, ठीक है ना। तो सबसे कम उपयोग छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में हो रहा है। अगला प्रश्न है लेगून या पस जल किसे कहते? प्रश्न आया भी है, लेगून है क्या? तो तटीय इलाकों, भारत की जो तटीय रेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित का मतलब कटा फटा तट है अपना, ठीक है। तो उस कटे फटे तट के महासागर की ओर का जो उसका मुख है उसकी ओर बहुत बार नदियों द्वारा मिट्टी ले जाकर के जमा करने से उस गाद से अवरोधक बन जाते हैं, है ना, अवरोधक बन जाते हैं। और वो उस अवरोधक रोध से उस झील तटीय स्तर का जो खांच है उसका मुंह बंद हो जाता है और उसके पीछे पानी भर जाता है। इस तरह की जो झील बनती है उसको लेगून झील कहते हैं। और ये स्टोरेज जो जल क्षेत्र बनता है इसको पस जल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या उपयोग है? ये तटीय भागों में पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है मछली पालन में, चावल की खेती में और नारियल की खेती में किया जाता है, ठीक है ना। चावल, नारियल और मछली पालन में महत्वपूर्ण इसका उपयोग है। प्रश्न पूछा भी गया था, पहले भी कई बार आ चुका है लेगून का उपयोग। अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो कितना भाग है इसमें? प्रतिशत न होकर के 2/3 भाग। कुल जनसंख्या का 2/3 का मतलब हो गया लगभग 66.66%, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है। तो नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके 2 या 2 से अधिक उद्देश्य होते हैं। अर्थात एक नदी घाटी परियोजना के तहत अपन ने बांध बनाया तो बांध से अपन उसका मल्टी यूज करेंगे, सिंचाई करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा, मछली पालन करेंगे, आसपास में चरागाह विकसित हो जाएंगे, हरियाली बढ़ेगी, प्रकृति मनोरम हो जाएगी। कई तरह के उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। सिंपल सी बात है। जल का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? तो जल का सर्वाधिक उपयोग खेती में होता है। भारत के अंदर चाहे भूमजल हो चाहे धरातली जल हो, सबसे अधिक प्रयोग सिंचाई के अंतर्गत कृषि में किया जाता है। और धरातली जल का जो धरातल के ऊपर का जो पानी है, ताल तले, तालाब, झील, बांध में पानी ठहरा हुआ है, उसका तो 89% भाग जो है सिंचाई में काम आता है। और जमीन के अंदर का जो पानी भूमजल है उसका 92% उपयोग खेती में किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत में सिंचाई के लिए जल मांग अधिक है, क्यों? तो भारत में सिंचाई के लिए पानी की मांग ज़्यादा है। पहली बात तो यहाँ विश्व की 16% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 2017 के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार 17.5% जनसंख्या है। बुक के अनुसार 16% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, जल की डिमांड भी बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, देश की आज भी 2/3 जनसंख्या खेती पर डिपेंड करती है। देश की जीडीपी में 54% योगदान कृषि का ही है। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि देश कृषि प्रधान देश है। वर्षा पर यहाँ की कृषि निर्भर है। सिंचाई के साधनों की कमी है, ठीक है ना। तो वर्षा पर निर्भर होने के कारण आवश्यकता है वर्षा की अधिक प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए अपन सिंचाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से अपने को सिंचाई के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला है सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। इसके संदर्भ पर अपने विचार लिखो। सिंचाई की व्यवस्था किसी प्रदेश विशेष में यदि उन्नत है, चाहे नलकूप से हो, चाहे नहर से हो, चाहे तालाब से हो,
सिंचाई की व्यवस्था जिस प्रदेश विशेष में उन्नत या विकसित है वहाँ पर गहन कृषि के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई से अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों को भी बोया जा सकता है, कम जल की आवश्यकता वाली फसलें भी बोई जा सकती है, ठीक है ना। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सिंपल सी बात है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सिंचाई व्यवस्था बहुल फसलीकरण को संभव बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों में अधिक सिंचाई की जाती है? जब बात अधिक सिंचाई की आती है तब अपने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है, अर्थात निवल बोए गए क्षेत्र के 85% भाग पर सिंचाई होती है। दो तरह के आते हैं शब्द, एक तो निवल बोया गया क्षेत्र, एक सकल बोया गया क्षेत्र। पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। निवल जिस एक कृषि वर्ष में शुद्ध फसलें जितने भाग पर बोई गई है वो निवल में आता है, और एक कृषि वर्ष में संपूर्ण बोया गया क्षेत्र जैसे उसमें तरु फसलें और बागाती फसलें भी शामिल है जो कि 2 से 3 वर्षों तक प्रोडक्ट देती रहती है, उसको सकल बोए गए क्षेत्र में शामिल करते हैं, ठीक है। और शुद्ध एक कृषि वर्ष में यदि फसल बोया गया क्षेत्र जो है इसी वर्ष बोया गया है उसको अपन निवल में शामिल करते हैं। तो उसका 85% भाग पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किस में आता है? सिंचाई के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और मुख्य रूप से यहाँ क्या बोया जाता है? चावल और गेहूँ, चावल और गेहूँ की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूप से होती है? तो पंजाब राज्य में निवल बोए गए क्षेत्र का 76.1% भाग और हरियाणा में 51.3% भाग पर सिंचाई कुओं और नलकूप से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्या से आप क्या समझते हैं? इसको अंग्रेजी में आर्सेनिक भी कहा जाता है, ARSENIC, ठीक है, आर्सेनिक। अर्थात इसका मतलब यह होता है आर्सेनिक या संख्या है क्या? जिन भागों में अत्यधिक सिंचाई की जाती है उन भागों में जल चट्टानों में प्रवेश करता है और उसमें केशिका क्रिया होती है। केशिका क्रिया के तहत क्या होता है, जल के अंदर जो नमक या फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा जो बढ़ जाती है वो जल के साथ घुल करके धरातल की ऊपरी परतों में आ जाती है और जगह जगह जल भराव जिसको जलाधिक्यता या सेम की समस्या कहते हैं इकट्ठा हो जाती है। इस पानी में न तो चावल की खेती होती है न अन्य फसलें बोई जा सकती है, क्योंकि यह जल जो है फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से जहरीला हो जाता है। तो इसी प्रकार के जो जल भराव वाले जो क्षेत्र है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, जहरीला पानी इकट्ठा हो गया है, उसको संख्या कहा जाता है और यह है बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, संभावित जल समस्या क्या होगी? तो आने वाले समय में संभावित जल समस्या प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा जो है वो तो उतनी है और उसके अंदर क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। और जल प्रदूषण बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में जल की डिमांड अधिक होगी और उपलब्धता कम हो जाएगी, यही संभावित जल समस्या होगी, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए अपने को चाहिए कि हम जल का संरक्षण करें, सीमित दोहन करें, मितव्ययी उपयोग करें। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण किसे कहते हैं या जल संरक्षण है क्या? तो जल में अवांछित तत्व का घुलना जल प्रदूषण कहलाता है। अवांछित तत्व जैसे औद्योगिक अपशिष्ट है, रासायनिक पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है, अन्य अपशिष्ट में जैसे बारीक गाद है आदि के घुलने से प्रदूषित होते जल को इस तरह के प्रदूषण से बचाना ही जल संरक्षण है, समझ गए, ताकि लोगों का जल की जो आपूर्ति है, लोगों की डिमांड है वो पूरी हो सके। अगला प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन की जब बात आती है इसका मतलब है जल संरक्षण के लिए धरातलीय व भौम जल स्रोतों का विकास करना, वर्षा जल संग्रहण, अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण व कुओं आदि का प्रयोग करके, आदि का विकास करके जल का पुनः चक्रण और जल की पुनः उपलब्धता सुनिश्चित करना ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। सिंपल सी बात है।
तरीके क्या लगा सकते हैं अपन, अंतःस्रोत तालाब बना सकते हैं, उसमें जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है निम्न भूमि है वहाँ पे, ताकि उसमें पानी की अधोगति हो जाएगी। घर का पानी वेस्टेज जा रहा है, अपने जल सोता बना लिया, इस तरह का कच्चा कुआं बना लिया, उसमें पानी का नाला जो है अपने उतार दिया, पानी की अधोगति हो गई, है कि नहीं। इस प्रकार से हम इस जल को बचा सकते हैं। जल अधिनियम कब बनाया गया था? तो भारत के अंदर जल अधिनियम 1976 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। यह भी जल सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल उपकर अधिनियम कब बनाया गया? 1977 में बनाया गया था। छोटे छोटे प्रश्न है। हरियाली क्या है? हरियाली का संबंध किससे है? तो हरियाली एक जल संरक्षण योजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, एक कार्यक्रम है। जल संभर विकास कार्यक्रम के तहत हरियाली के तहत एक कार्यक्रम चलाया जाता है हरियाली नाम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मछली पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना ग्रामीण जनसंख्या को, ताकि उनको जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। परियोजना ग्राम के लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतें चलाती है हरियाली कार्यक्रम, और जिसको के तहत जल संरक्षण किया जाता है। अगला कार्यक्रम है नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद। नीरू मीरू अरवारी पानी संसद पर टिप्पणी लिखो। नीरू मीरू अर्थ है जल और आप। जल संरक्षण कार्यक्रम है एक प्रकार का जो आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है, आंध्र प्रदेश की सरकार चलाती है। और अरवारी पानी की संसद अलवर जिले में, राजस्थान का अलवर जिला अपना, उसके अंदर चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य भी है जल का संरक्षण करना और संग्रहण करना, ठीक है। सिंपल से प्रश्न, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। किस राज्य के ने भवन निर्माण के साथ जल संग्रहण टांका बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसमें तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु ने भवन निर्माण के साथ ही पहले टांका बनाना पड़ेगा, फिर मकान बनाने की अनुमति मिलेगी सरकार की ओर से, ठीक है ना। तो जल संरक्षण को अनिवार्य कर दिया वहाँ पे। अगला, रालेगन सिद्धि किस राज्य में स्थित है? तो रालेगन सिद्धि ये गांव है, महाराष्ट्र का गांव है। और महाराष्ट्र के अंदर आपने नाम सुना है अन्ना हजारे जी का, जिन्होंने आंदोलन किया था पिछली यूपीए सरकार के समय, है ना, लोकपाल के लिए। अब की बात तो छुपे हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, सामने नहीं है, कई सालों से नहीं देखा, लेकिन उन्हीं का गांव है। और वो सेना में सैनिक थे। जब वो वापस अपने गांव आए थे, गांव में पानी की समस्या थी, गांव वालों को इकट्ठा करके और जल संभर विकास कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्लान तैयार किया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली अपने गांव की, और सबने मिलकर के तालाब की खुदाई की और एक बहुत बड़ी समस्या जो थी गांव के अंदर पानी की, उसको दूर करवा दिया। सिंचाई में उन फसलों पर पाबंदी लगा दी जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी वाली फसलों के बोने पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो ये वो रालेगन सिद्धि है जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो भारत सरकार ने 2002 के अंदर एक राष्ट्रीय जल नीति घोषित की थी, जिसमें सिंचाई, पेयजल, जल शक्ति और नौकायन आदि के लिए जल की उपलब्धता के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उसके कई लक्ष्य है। पहला है कि सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक के रूप में सम्मिलित करना, ठीक है, जहां पेयजल का कोई विकल्प नहीं है उन भागों में पीने के पानी को एक प्रमुख घटक के रूप में देखना। दूसरा है सिंचाई के साथ साथ, ठीक है, दूसरा है पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों के लिए उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय जल नीति 2002 के तहत ये उपबंध है। तीसरा है भूमजल के शोषण को नियमित और सीमित करना। भूमजल के शोषण को कम से कम भूमजल का शोषण हो, यानी कम से कम बाहर निकाले, जल का वेस्टेज जाए, उसको रोका जाए, ठीक है ना। चौथा है कि सतह और भूमजल के संरक्षण के लिए नियमित जांच और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चलाना। और पांचवा है जल के लिए जन जागृति विकसित करना, लोगों में चेतना जागृत करना, लोगों को जल से आने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में बताना, ठीक है ना, उनको आगाह करना कि आने वाले समय में जल का यदि अपन दुरुपयोग किया अपने तो बहुत बड़ी समस्याएं सामने आएगी, ताकि तो यह उद्देश्य 2002 की जल नीति के रखे गए थे। जल। अगला है
जल क्रांति अभियान 2015-16 पर टिप्पणी लिखो। सरकार ने 2015-16 में एक नया अभियान चलाया, जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015 और 16 में शुरू किया गया केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रति व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रत्येक व्यक्ति को जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्यक्रम चला गया। इस कार्यक्रम के तहत निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। कौन सी गतिविधियां हैं? एक तो जलग्राम बनाना। देश के 672 जिलों में से एक गांव चुना गया जहां पे जल की कमी है, तो उसको जलग्राम नाम दे दिया गया, पहली बात। दूसरा, देश के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। यहाँ पे कमांड पड़े, ठीक है ना। देश के 1000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसको एक कमांड क्षेत्र के रूप में पहचान करके और जल संरक्षण के लिए उसको सुनिश्चित करना। और तीसरा है जल प्रदूषण कम करना, जिससे जल संरक्षण हो सके और जल का पुनर्भरण सुनिश्चित करना, ठीक है ना। ये तीसरा बिंदु है। और अगला है जल संरक्षण के लिए और पुनर्भरण के लिए अन्य बिंदु दिए हैं कि भूमिगत जल प्रदूषण कम करना, देश के चयनित शहरों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, ठीक है ना, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम से कम हो। और चौथा बिंदु इसका है कि लोगों में रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता फैलाना। इन सब में एक ही उद्देश्य प्रमुख है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका भी प्रदान करना, ठीक है ना। इस प्रकार से जल संरक्षण के लिए 2015-16 के अंदर जल क्रांति अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया और इसके निम्न उद्देश्य रखे गए थे। तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, और एक 1.5 नंबर का, एक 1 नंबर का, ठीक है ना। एक 3 नंबर का प्रश्न इस पार्ट से आएंगे। तो ज़रूर हमारे जो प्रयास है, हमारा प्रयास है, हम चाहते हैं कि 100% अंक आपको प्राप्त हो, आप अपने लक्ष्य में सफल हो, हमारा लक्ष्य है वो भी सफल हो जाए। हमारा लक्ष्य है प्रत्येक बच्चे के पास में, चाहे वो कोई भी बच्चा क्यों ना हो, उसके पास में भूगोल पहुंच सके, ठीक है। तो पुनः मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना। आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें और पूर्ण सपोर्ट करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि हर एक बच्चे को अपना फल जो है प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।